हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारी जो सीरीज चल रही थी आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम को लेकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम न्यू वीडियो को लेके आए हैं। तो जो भी बच्चे 2023 में आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और 2023 में जो आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी आप और भी अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। इनमें से कौन सी धातु को लोहे के साथ मिलाते हैं कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए? स्टेनलेस स्टील ऐसा स्टील है जिसमें जंग नहीं लगता है, वायु, कार्बनिक अम्लों के कारण भी उसमें जंग नहीं लगता है, तो ये एक अच्छा स्टील होता है। तो इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, जस्ता, क्रोमियम, टीन या तांबा। बताइए शाबाश, कौन सी धातु को उसमें मिलाया जाता है? तो उसमें क्या मिलाया जाता है? 15 से 20% तो क्या मिलाया जाएगा? क्रोमियम। और 8 से 10% निकेल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 से 20% क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? जैसे एक तो होते हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग और दूसरे होते हैं विषाणुओं से होने वाले रोग। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, खसरा, रेबीज, पोलियो और क्षय रोग। यानी इसमें से एक रोग ऐसा है जो जीवाणुओं से होता है। तो कौन कौन से रोग जीवाणुओं से होते हैं और कौन कौन से विषाणुओं से होते हैं? तो जीवाणुओं से होने वाले जैसे हैजा, पेचिस, क्षय रोग, डिप्थीरिया, ये सब रोग किससे होते हैं? ये होते हैं जीवाणुओं से। और विषाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग है जैसे जुकाम, रेबीज, खसरा और उसके अलावा एक होता है पोलियो। तो ये रोग है जो जीवाणुओं से होते हैं और ये वाले विषाणुओं से। जुखाम, रेबीज, खसरा, पोलियो विषाणु से होने वाले रोग हैं, जबकि हैजा, पेचिस, क्षय रोग, डिप्थीरिया ये जीवाणुओं से होने वाले रोग है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? क्षय रोग। क्षय रोग किससे हो रहा है? जीवाणु से। ये विषाणुओं से नहीं फैलता है क्षय रोग, जिसे हम तपेदिक कहते हैं, और आम भाषा में इसको क्या बोला जाता है? टीबी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टीबी विषाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए शाबाश। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन ई। कौन सा रोग है जो प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? बिना किसी खर्चे के बनने वाला विटामिन कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए किससे मिलता है? गाजर, मछली और हरी सब्जियों में। उसके बाद है विटामिन के और विटामिन ई। विटामिन के अंडा और सब्जियों में। उसके बाद है विटामिन ई, मावा, फल और सब्जियों में। देख रहे हो, सब्जियां खाने से लगभग सभी तरह के विटामिन हमें मिल रहे हैं। और विटामिन डी हमें कैसे मिलता है? तो विटामिन डी हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में अपने आप बनता है ये।
क्वेश्चन नंबर 4 है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। कौन है जो जैविक और अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिए का कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है परजीवी, ऑप्शन बी है वियोजक, ऑप्शन सी है उत्पादक या ऑप्शन डी उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 4 का आप सही आंसर बताएंगे। जैविक और अजैविक घटक जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनके बीच में बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं? तो ये करते हैं उत्पादक, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं और खाद्य भोजन प्राप्त करने में इसमें भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्पादक जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस जिसे हम और क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस जो वातावरण में तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है, कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसेज? नोट कर लीजिए आप। ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कौन सी होगी? नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी गैसें क्या काम करती है? ये सारी गैसें वातावरण में तापमान को बढ़ाने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी गैसें हरित गृह गैस है, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, और ये वातावरण में तापमान को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है। बाकी ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेज है। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 नाम आप और जो यहाँ नहीं लिखे, ओजोन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसे 1991-92 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और हमें बताना है कि नीचे जो कथन दिए गए हैं कौन सा एक कथन ऐसा है जो इसमें सही नहीं है। पहला है ये 1991-92 में शुरू किया गया था। दूसरा है यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। तीसरा है यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। और चौथा है इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो कौन सा इसमें एक कथन असत्य है? 3 कथन इसमें सही है, एक गलत है। कौन सा गलत है? पहला देख लीजिए, ये 1991-92 में शुरू किया गया था, एकदम करेक्ट है। दूसरा है ये मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, ये भी एकदम सही है। कई बार मानव और हाथी के बीच में ऐसे ही समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि टकराव उत्पन्न हो जाता है, जिससे या तो हाथियों को, आपने देखा होगा केरल में एक घटना हुई थी जिसमें एक हथीनी को बॉम्ब जैसा कुछ खिला दिया गया था, बारूद, तो उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। और तीसरा यह केवल जंगली हाथ, अगर आपको कहीं भी ऐसा मिलता है कि यह केवल, सिर्फ, इस तरह के जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? गलत ही होते हैं। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। ऑप्शन डी है इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो ये हमने पहले ही बात की थी कि ये केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। बाकी तीनों की तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी वाला ऑप्शन गलत है और हमसे क्या पूछा गया है? कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना कहाँ की है? कहाँ की थी?
हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, देहरादून में, चेन्नई में, शिलोंग में या नई दिल्ली में। तो भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता नीति से संबंधित कानून था ये, और इसके केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? चेन्नई में, और भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? जैसे हम दीपावली को खुशियों का त्यौहार मनाते हैं, कौन सी ऐसी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश की है और दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, दुख के रूप में मनाती है? ऑप्शन देख लीजिए, सहरिया जनजाति, ऑप्शन बी है बेगा जनजाति, ऑप्शन सी है परहरिया जनजाति, ऑप्शन डी है थारू जनजाति। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में है, कौन कहाँ पे कौन सी है। तो ये इन सारे पे हम कल एक वीडियो लेके आएंगे जनजातियों से रिलेटेड, जिसमें हम अच्छे से कवर करेंगे कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो कल हमारी क्लास में आप जुड़े रहें ताकि आपको इसी टाइम पर जो जनजातियों से रिलेटेड है क्लास आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो पहला है सहरिया, बेगा, परहरिया या थारू। थारू जनजाति ऐसी है, इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये कहाँ से आए हुए लोग थे? ये आए थे राजस्थान में, जहाँ थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल से आके कहाँ बस गए थे? तो ये जो उत्तर प्रदेश का ये वाला एरिया है, जैसे ये नेपाल है, इस वाले एरिया में, तराई एरिया में ये सारी जनजातियां आकर बस गई थी। तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा था? थारू। इनकी अलग अलग उपजातियां भी है। तो ये जो लोग यहाँ आके बसे थे उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है? थारू। जो उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से यानी नेपाल के नीचे का जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, जो 7 जिले जो उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ टच करते हैं, वहीं पे ये थारू जनजाति बसती है। और ये जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? नॉलेज पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? ऑप्शन देख लीजिए, ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है वाराणसी या ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। लखनऊ में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ये कहाँ पे है? लखनऊ में। प्रयागराज में अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? ये आपका हो जाएगा प्रयागराज में। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान, राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान। उसके बाद में है ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे क्या बनाया गया है? नॉलेज पार्क। कहाँ पे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ स्थित है? कृत्रिम अंग निर्माण यानी विकलांगों के लिए, जो जैसे किसी भी व्यक्ति के हाथ पैर नहीं होते तो उनके लिए कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। तो इसके निर्माण का कहाँ पे है, निगम कहाँ पे है? ऑप्शन देख लीजिए, वाराणसी में, ऑप्शन बी है प्रयागराज में, ऑप्शन सी कानपुर में या ऑप्शन डी आगरा में। तो कहाँ पे हो जाएगा कृत्रिम अंग निर्माण? तो ये कहाँ पे है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कानपुर में। और क्या है? IIT भी है और कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? इससे संबंधित एक दिन पहले भी हमने क्वेश्चन किया था कि जिस दिन जन्म भयो आला का, धरती धसी 2.5 हाथ। तो आला के बारे में ये कहावत है और ये कहाँ थे? बुंदेलखंड की सेना में ये सेनापति थे और उन्हीं के नाम पर ये इस लोकप्रिय संगीत का नाम रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड से।
ये बुंदेलखंड से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? मेंथा तेल उत्पादन, पूरे विश्व में जितना तेल उत्पादन होता है, मेंथा तेल उत्पादन, सिर्फ मेंथा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसका 80% कहाँ पे होता है? भारत में। विश्व में मेंथा तेल उत्पादन का 80% भारत में होता है। और ये किस काम आता है? तो ये किस काम में आता है? ये आता है औषधि, एक तो औषधि बनाने में और दूसरा सुगंधी वाली जो वस्तुएं बनाने में है, उसमें मेंथा तेल का उत्पादन किया जाता है। तो पूरे विश्व में मेंथा तेल में जितना उत्पादन होता है उसका 80% भारत में होता है। और भारत में जितना तेल उत्पादन होता है उसका 85% कहाँ पे होता है? अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। कितना होता है? 85%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सूरमा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख लीजिए, वाराणसी, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है मुरादाबाद या ऑप्शन डी बरेली। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताइए। शाबाश। सूरमा उद्योग के लिए कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? एक दिन हमने पहले भी किया था, ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा, जिसे क्या मिला हुआ है? जीआई टैग भी मिला हुआ है। कितने वर्षों के लिए मिलता है? 10 वर्षों के लिए मिलता है। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आजमगढ़, निजामाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा हो जाएगा? खुर्जा। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। चीनी मिट्टी के बर्तन, इसके लिए खुर्जा, और इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। हमें पूछा गया है सूरमा उद्योग, तो सूरमा उद्योग के लिए कौन सा हो जाएगा? बरेली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूरमा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो है बरेली। उसके बाद एक और है पीलीभीत। पीलीभीत किस लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी उद्योग के लिए। बांसुरी उद्योग के लिए ये हो जाएगा पीलीभीत। और चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़े के लिए हो जाएगा आगरा। चमड़ा उद्योग तो कौन सा हो जाएगा? आगरा। ये सारे आपको अच्छे से याद करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, क्योंकि कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूरमा उद्योग पूछ लिया गया है तो अगली बार आपसे ब्लैक पोट्री, चीनी मिट्टी वाले बर्तन, बांसुरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, कोई भी। पिछली बार यूपीपीसीएस के पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था? चमड़ा उद्योग से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? इस क्वेश्चन को हम कर भी चुके हैं तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, आगरा, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी। किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान स्थित है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय सब्जी अनुसंधान या राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो ये वाराणसी में हो जाएगा। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश का राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? चरम विकास, चरम विकास यानी चमड़ा विकास, चमड़े के विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? अभी हमने किया था, कहाँ पे है? आगरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? आगरा में। तो आरओ के एग्जाम की सीरीज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बन रहे 10-12 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जितने भी संभावित क्वेश्चन बनते हैं आरओ के एग्जाम के लिए वो भी हमारी सीरीज चलती रहेगी।
तो जो भी स्टूडेंट RO के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।